4 कहाँ लेके जाना है? इधर लेके जाना है, इधर लेके जाना है? इधर, चलो इधर। हिम्मत है आपकी, 4 दिन से साथ वाले को बर्दाश्त कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा बच्चा है, जल्दी बताएं, अच्छा बच्चा है? नहीं, पेज नंबर 8 हाइब्रिड में लेट आने पर पेज नंबर 8 निकालें इस खुशी में। किसी को नोट्स ना मिले हो तीनों क्लासों में, खड़े हो जाएं सीट पर। नहीं, जूते उतार के खड़े हो, जूते उतार के इसके ऊपर, बेंच के ऊपर खड़े हो। इनको नोट्स दें भाई, और दोनों क्लासों में कोई नहीं खड़ा हुआ, ठीक है? ये चलती हुई क्लास से जाना नहीं है। अच्छा चलें, क्या चाहिए वो एंड पे जाके पूछ लें भाई। जी मैं आ रहा है बंदा भी, वरना देखें माइक ऑन होता है तो। अच्छा जी मोहतरम, कल हमने ये पढ़ा था कि टैक्सेबल इनकम शुड नॉट बी बिलो 0, 0 से कम नहीं हो सकती। अब पूरे नोट्स देना जिसको भी देना चैप्टर 4 के। टोटल इनकम, टोटल इनकम में ये लेट क्यों आ रहे हैं हाइब्रिड में? ये क्या किस, ये पंजाब यूनिवर्सिटी वाले लेट छोड़ते हैं क्लास, कहाँ से आते हैं लेट? अच्छा जी, हाँ कल हमने ये बात करनी थी कि किसी बंदे की एग्जाम्प्ट इनकम भी हो सकती है। जी लास्ट रो में इशू रिजॉल्व हो गया। किसी बंदे की एग्जाम्प्ट इनकम भी हो सकती है, उस एग्जाम्प्ट इनकम का क्या करना है वो देख लेते हैं। भाई आराम से मारा करो दरवाजा, मारो लेकिन आराम से। एक साहब कहते हैं मेरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 30 मिलियन की, इनकम फ्रॉम बिजनेस, मैं एयर कंडीशनर सेल करता हूं, वो है 20 मिलियन की, और मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है एग्री कल्चर से, मेरे अमरूद के बाग हैं, वो मेरी इनकम है 12 मिलियन। तो ये जो इसके अमरूद के बाग हैं, ये एग्जाम्प्ट इनकम है। ये क्या है? एग्जाम्प्ट इनकम। टोटल 50 62, ये इसकी क्या आ गई? अभी इधर देखें ऊपर, टोटल इनकम। अब लेस कर दें एग्जाम्प्ट इनकम को, क्योंकि एग्जाम्प्ट इनकम पर इसने टैक्स नहीं देना। एग्जाम्प्ट इनकम को लेस कर दें 12, हमारी बाकी इनकम कितनी बच गई? 50 लेस ज़कात, तो टैक्सेबल इनकम कितनी बच गई? 48। अभी नोट नहीं करना। तो मुझे ये बताएं लेट आने वाले और जल्दी आने वाले कि हमने एग्जेम्प्ट इनकम को ऐड करके लेस क्यों किया है फॉर्मेट? एक नई चीज क्यों आज हमने बोलें? क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम का पार्ट तो भाई भी नोट नहीं करना, मेरी गल सुन, प्लीज लिसन टू मी। तो एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम का पार्ट तो है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट टैक्स, तो इसलिए एग्जेम्प्ट इनकम को हम ऐड किया करेंगे, ऐड करके लेस किया करेंगे। जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, उसको झूला देने के लिए गाड़ी में बिठाते हैं, अबू दफ्तर जा रहे हैं और फिर वापस छोड़ जाते हैं, तो उसको बिठाना है और बिठा के बाद में निकाल के अपने काम पे चले जाना है आप लोगों ने। तो आज आके वो वही हो जाएगा 48। 48 तो आपको पता है ऐसे आया ना, 50 - 2, तो डेट इज 48। चलें NOTE कर लें। इसके ऊपर हेडिंग क्या देंगे? कौन सा सेक्शन हम पढ़े हैं? सेक्शन नंबर, मैं बता देता हूँ, नहीं आप लोग ना बोला करें। 10 पढ़, टोटल इनकम, जिसमें हमने कल पढ़ा था एग्जाम्प्ट इनकम भी टोटल इनकम का पार्ट बनेगी। अच्छा कोई चीज आपको बुरी लगा करे ना, मैं अगर करूं तो बस उसे इग्नोर कर दिया, या मुझे पर्ची पे लिख के दे दिया करें जाते हुए कि मैं थोड़ा नाजुक तबीयत का हूं, मेरा कम से कम ख्याल रखा करें, मेरे सामने क्लास में ऐसी बात ना किया करें।
आहिस्ता आहिस्ता आपकी तबीयतें पता चलना शुरू होंगी, इतनी देर में हमारा सिलेबस भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। जी 4th नंबर नोट नहीं करना, कर लिए, साथ साथ नहीं करना होता, जब मैं कहूँ तब करना है। अच्छा क्या नोट्स चाहिए, जाए दे आए। जी वो ज़रा हाथ खड़ा करें कि मेरे फ़ायदे के लिए मुझे जो कुछ भी कह देंगे इंशाल्लाह मैं फील नहीं करूँगा। सारे बच्चे चाहिए इस तरह के तकरीबन, कुछ हाथ नहीं खड़ा कर रहे। जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए वो ज़रा हाथ खड़े करें ताकि इनसे बात करते एहतियात करूँ। एक दो लोगों ने कहा है कि एहतियात करें मेरे से बात। और कोई? उन क्लासों में कोई नहीं, ठीक है। मैंने लफ्ज़ बोला था फ़ायदे के लिए, लेकिन आप कह रहे हो कि प्यार से समझाइएगा। ओके हो गया जी। तो एग्जेम्प्ट इनकम को क्या करेंगे बोले? टोटल इनकम का पार्ट बनाएंगे, लेकिन इस पे टैक्स पे नहीं करेंगे। तो एग्जेम्प्ट इनकम को टोटल इनकम का पार्ट बनाएंगे, लेकिन इस पे टैक्स पे नहीं करेंगे। आगे चलें। हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम जो कल हमने पढ़े थे वो आपको पता है 5 हैं। फॉर इम्पोजिंग द टैक्स and calculating the total income, the following shall be classified under the following heads: salary, property, business, capital gain and other source. सैलरी से मुराद आप किसी जगह नौकरी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से मुराद आपने घर किराए पे चढ़ाया हुआ है, बिजनेस से मुराद आपका कारोबार है, कैपिटल गेन से मुराद आप शेयर खरीद के बेच रहे हैं, अदर सोर्स से मुराद इसके अलावा किसी भी और सोर्स से आप इनकम कमा रहे हैं जो बताई गई हैं। Income under a head of income shall be calculated, shall be the total chargeable amounts derived by the person reduced by total deductions. ये हाइब्रिड में क्यों लेट आने भाई, ये दरवाजा बंद कर दिया करें। अब यही हाल मुझे नजर आ रहे हैं, तो बैठे हुओं को भी डिस्टर्ब करते हैं, खुद भी अपना भी नुकसान हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं इस तरह आने का। अच्छा अब किसी भी हेड ऑफ इनकम में इनकम कैसे निकलती है? मिसाल के तौर पे बिजनेस है आपका एसी के सेल का, तो इसमें आपने सेल भी की होगी और इसमें आपने खर्चे भी किए होंगे। सेल कैसे की होगी? मिसाल के तौर पे आपने जो है वो 35 मिलियन की एसी सेल किए और उस एसी सेल करने के लिए 15 मिलियन के क्या किए? खर्चे किए। तो अब किसी भी हेड ऑफ इनकम में इनकम निकालने के लिए चार्जेबल अमाउंट्स में से डिडक्शंस को क्या किया जाएगा? किसी भी हेड ऑफ इनकम में इनकम निकालने के लिए चार्जेबल अमाउंट्स में से डिडक्शंस को क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। तो इस तरह लिख लें जरा छोटा सा करके, सेल माइनस डिडक्शन। सेल को मैंने कितने रुपए एज्यूम किया है? 35, और डिडक्शंस को कितना एज्यूम किया है? 15। समझ आ गया सेल और डिडक्शंस में फर्क? सेल से क्या मुराद है? एसी कितने के बिके। और अगर कॉलेज की बात करें, सेल से क्या मुराद है? बच्चों ने कितनी फीस दी। और खर्चों से क्या मुराद है? बिजली का बिल कितने, टीचर्स की तनख्वाहें कितनी है। तो बताएं किसी भी हेड ऑफ इनकम में इनकम निकालने के लिए क्या किया जाएगा? सेल में से खर्चों को क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। डन। अब जरा अंग्रेजी का फिक्रा पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? दिखाओ मुझे नोट्स। अंग्रेजी का फिक्रा लिखा हुआ है, द इनकम अंडर आ, इधर देखें, द इनकम अंडर आ हेड ऑफ इनकम। पता नहीं देख नहीं रहे, क्यों नहीं देखते? द इनकम अंडर आ
head of income. The income under a head of income shall be total chargeable amounts. Chargeable amounts से मुराद सेल लिख सकते हैं आप. Shall be total chargeable amount. Chargeable amount से मुराद सेल लिख सकते हैं. Shall be total chargeable amount derived by the person जो आपने कमाई अंडर द हेड, उस हेड में एज रिड्यूस्ड बाय टोटल. तो डिडक्शंस का मतलब लिख लें एक्सपेंसेस. डिडक्शंस का मतलब एक्सपेंसेस. यहां भी आप छोटी सी मिसाल लिख सकते हैं, एक मिसाल के तौर पे, यानी पॉइंट 2 के लिए एक छोटी सी मिसाल कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कैसे निकलेगी. इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेल है 70 की, सैलरीज पे की स्टाफ को 20 की, रिपेयर का खर्चा किया 2 का. तो बता दें जी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी निकल आई? 40. ये सैलरीज और रिपेयर क्या हैं? डिडक्शंस. डिडक्शंस. इनकम फ्रॉम बिजनेस 48 निकल आई. टोटल चार्जेबल अमाउंट्स माइनस डिडक्शंस. टोटल चार्जेबल अमाउंट माइनस डिडक्शंस. डन. अच्छा जी, अब आप मुझे फर्क बताएं डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में. डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में. जी हाथ खड़ा करें, फर्क बताएं डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में. ठीक है, और कोई बताए? और कोई? डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में फर्क. हाथ खड़ा कर देना भाई. जी बताएं. और डिडक्टेबल अलाउंस जो नहीं, एग्जाम तो और चीज है ना. डिडक्शन आपकी किसी भी हेड ऑफ इनकम की इनकम निकालने से पहले पहले माइनस हो जाएगी. यानी ये 20 निकालने तक जो चीज माइनस होगी उसका नाम डिडक्ट. फिर सारे इनकम्स को जमा करके जो इनकम आएगी इसका नाम होगा टोटल इनकम में से. फिलहाल ये तो डिस्कशन अलग है ना एग्जाम्प्ट की. एग्जाम्प्ट की डिस्कशन को तो आप फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं. एग्जाम्प्ट की डिस्कशन को आप इग्नोर कर सकते हैं. फिलहाल मैं डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में फर्क पूछ रहा हूं. तो 50 माइनस 2. नाउ 20 तक पहुंचते हुए जो माइनस हुआ उसका नाम डिडक्शन. शन शन बोलें. और डिडक्टेबल अलाउंस, कल ज़कात का नाम क्या रखा था? डिडक्टेबल अलाउंस. तो जो टोटल इनकम के बाद माइनस किया जाता है डेट इज कॉल्ड एज, और जो टोटल इनकम से पहले पहले माइनस किया जाता है डेट इज कॉल्ड एज डिडक्शन. तो हर हेड में से क्या माइनस किया जाएगा? प्रॉपर्टी में से क्या माइनस किया जाएगा? डिडक्शंस. बिजनेस इनकम में से क्या माइनस किया जाएगा? कैपिटल गेन इनकम में से क्या माइनस किया जाएगा? डिडक्शन. और जब ये डिडक्शंस माइनस करते 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 टोटल इनकम आ जाएगी तो टोटल में से क्या माइनस किया जाएगा? डिडक्टेबल अलाउंस. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड डिडक्टेबल अलाउंस. डिडक्टेबल अलाउंस हमने कल पढ़ा था लफ्ज, डिडक्शन हमने आज पढ़ा है. शनबल, शनबल बोलें. शन बल, शन बल. चलें, अंग्रेज भी परेशान है. चलें आगे. पॉइंट नंबर 3, वे द टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन फॉर अ ईयर अंडर अ हेड. भाई ये ऊपर गौर से क्यों देख रहे हो आप मेरे भाई? ये लिखा हुआ है कि दिस वर्जन ऑफ वन नोट विल रीच एंड एट द यकम, यानी कि अक्टूबर 14, 2025 को ये बंद हो जाएगा.
और सिर्फ इसके बाद रीड ऑनली रहेगा, तो खुदा के लिए नंबर 1 नोट के ऊपर स्विच कर जाएं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या अभी स्विच करें या मेरे से कुछ सीखें। अब तीसरी वाली ऑप्शन नहीं है कि इसको गायब कर दें, तो तुम क्यों पढ़े हो उसको। 14 अक्टूबर तक मुझे सोचने तो मैंने क्या करना है, वो देखी जा रही है क्या लिखा है। 14 अक्टूबर तक सोच लेने दो, वो दूसरा वर्जन अजीब सा है, पसंद ही नहीं आता हमें इस्तेमाल करने से। 14 तक तो इसको चलाए ना। ओके अब मोहतरम पॉइंट नंबर 3 बता दें, हाथ खड़ा करके क्या है। जल्दी करें भाई। पॉइंट नंबर 3 हाँ जी जी, और कोई जी बताएं। जी आप बताओ जी। अगर कभी किसी हेड में, अच्छा इसको इस तरह भी नोट कर सकते हैं ना प्रॉपर तरीके से, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेल 70, सैलरीज 72, जवाब 2। तो ये 2 का क्या आ गया है। तो अगर कभी किसी हेड में जिंदगी में क्या हो जाए, डिडक्शंस चार्जेबल अमाउंट से, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, वेयर टोटल डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर अंडर अ exceed the total amounts chargeable. What are the total deductions? 72. What are the total chargeable amounts? The person, बोलो बोलो, the person अच्छा, the person shall be assumed as sustaining a loss. ये समझ लिया जाएगा उस बंदे को क्या आ गया है, लॉस आ गया या लॉसा आ गया है, लॉस आ गया। अगर 2 रुपए है तो लॉस है, और अगर 2 मिलियन है तो लॉसा है, अच्छा खासा। पॉइंट नंबर 3 दोबारा पढ़ लें। जब कभी काफी सारे खर्चे हो जाएं किसी साल में किसी हेड ऑफ इनकम में, और वो बढ़ जाएं चार्जेबल अमाउंट से, तो समझा जाएगा कि बंदे को लॉस आ गया है। ठीक है जी, ओके। पॉइंट 4, इस लॉस का क्या करना है। A loss for a head of income shall be dealt with in accordance with chapter, तो ये चैप्टर 14 में देखेंगे कि लॉस का क्या करना है। यानी चैप्टर 14 में ये देखेंगे कि अगर यहां पर, भाई आपको बुलाया था, अंग्रेजी तो हमें आती है। चैप्टर 14 में हम देखेंगे कि अगर यहां पे कभी नेगेटिव फिगर आ गई तो इसको फिर कैसे ट्रीट करना है। यहां पे नेगेटिव फिगर आ गई, इसको कैसे ट्रीट करना है, चैप्टर 14 में देखेंगे। लेकिन अगर यहां नेगेटिव फिगर आ गई, उसको कल हमने देख लिया था कि 50 में से अगर 51 की ज़कात हो, अभी तो 2 की है, 50 में से 51 की ज़कात हो, तो यहां -1 लिखने की इजाजत नहीं है। लेकिन इधर अगर लॉस आ जाए तो इसका क्या करना है, ये अभी हम नहीं देख रहे, ये चैप्टर 14 में देखेंगे इंशाल्लाह, जून जुलाई के महीने में। ओए ओए किसको कहा है, कौन है। अच्छा, ये पॉइंट 5 हमने पढ़ लिया हुआ है, शायद तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा जरा। जी हाथ खड़ा करके बताएं क्या पढ़ा था। जो बंदा रेजिडेंट है उसकी पाकिस्तान की इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों पे उसने टैक्स देना है, और जो बंदा नॉन रेजिडेंट है उसने सिर्फ पाकिस्तान में जो हरकतें की हैं उस पर टैक्स देना है, बाहर के मुल्क में जाके जो हरकतें की हैं उस पर टैक्स नहीं देना। तो एग्जांपल गिवन, एक बंदा पाकिस्तान में 300 डेज रुका, एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये क्या बन गया, रेजिडेंट। अब सर आसिफ हैं पाकिस्तान में 300 डेज रुके हैं, तो ये रेजिडेंट बन गया। पाकिस्तान वाली अपनी सैलरी इनकम पे भी टैक्स देंगे, और जर्मनी के, पता चल गया आपको, चलो अब अपने तक ही रखना, जर्मनी के अंदर जो पेट्रोल पंप है उस पर भी पाकिस्तान वालों को टैक्स देंगे। जर्मनी वालों को देंगे नहीं देंगे ये हमने चैप्टर 6 में देखना है, वो भी हमारी डिस्कशन नहीं है।
तो जो बंदा रेजिडेंट बन गया वो फंस गया, उसने पाकिस्तान वाली इनकम पे भी टैक्स देना है, और जो बंदा क्या है उसने सिर्फ पाकिस्तान वाली इनकम पे टैक्स देना है, उसने बाहर वाली इनकम पे टैक्स नहीं देना। द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन, द इनकम ऑफ अ shall be computed by adding Pakistan source income as well as foreign source income, and the income of a shall be computed by considering only amounts that are Pakistan source income. इसने foreign source income पे टैक्स नहीं देना। क्लियर? ओके। ज़कात के बारे में कल हमने ये पढ़ा था कि अगर आप ज़कात पे कर देते हैं तो ज़कात अगर कभी बढ़ जाए टोटल इनकम से, तो ऐसी सूरत में ज़कात माइनस मैक्सिमम उतनी ही कर सकते हैं जितनी आपकी क्या है टोटल इनकम, उससे ज्यादा ज़कात माइनस करने की इजाजत आपको नहीं है। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। आपको डिडक्टेबल अलाउंस की इजाजत है, शन की या बल की? बल की। शन की बात हो रही है या बल की बात हो रही है? बल की बात हो रही है। तो डिडक्शन तो टोटल इनकम से ऊपर ऊपर माइनस होगी, बल बाद में माइनस होगी। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस। आपको डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत है फॉर ज़कात पेड बाय द पर्सन इन द ईयर अंडर द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। जो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक बनती है वो आपको माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि ये ज़कात जो है वो हुकूमत के खजाने में जमा करवाई जाएगी। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत जमा करवाने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कोई इदारा बनाया होगा जहां जाके आपको ज़कात जमा करवानी पड़ेगी। तो अगर आप ज़कात इसके अलावा देते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप अपने रिश्तेदारों को ज़कात दे देते हैं तो फिर ये माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। या आप जो है वो अगर बैगर्स को ज़कात दे देते हैं, स्लैश बैगर्स, रिश्तेदारों के आगे नहीं लिखना चाहिए स्लैश बैगर्स, इधर लिख लेते हैं, सॉरी, बैगर्स, अगर आप बैगर्स को देते हैं तो भी नॉट अलाउड, तो भी ज़कात माइनस करने की इजाज़त नहीं है। ज़कात सिर्फ कब माइनस करने की इजाज़त है? जब आप हुकूमत को जाके ज़कात दें, क्योंकि हुकूमत ज़कात की मुस्तहिक है, वो फिर आगे खुद ही मुस्तहिक ढूंढ लेगी। तो अगर आप हुकूमत के खजाने में जाके ज़कात जमा करवाएं तो फिर आपको माइनस करने की खुली इजाज़त है। दाएं वाला कुछ लिख रहे बॉल पॉइंट से, या बस ऐसे बरकत के लिए पकड़ी हुई है? देखें जरा उसके हाथ, बरकत के लिए पकड़ी हुई है ना बॉल पॉइंट, बस ये बॉल पॉइंट भी नहीं है। अच्छा जी, पॉइंट 3, एन अलाउंस से क्या मुराद है? एन अलाउंस डिडक्टेबल अलाउंस। अलाउंस से क्या मुराद है? डिडक्टेबल अलाउंस। एन अलाउंस से मुराद है डिडक्टेबल अलाउंस, यानी ज़कात। अलाउंस से मुराद ज़कात ही है। अ ज़कात फॉर अ टैक्स ईयर दैट इज नॉट फुली डिडक्टेड, जो पूरी माइनस नहीं हो सकी। बताएं कितनी माइनस नहीं हो सकी थी कल? टोटल इनकम कितनी थी? 4 लाख। ज़कात कितनी थी? 4 लाख। कितनी माइनस नहीं हो सकी थी? क्या इस 70,000 को नेगेटिव लिख के गवर्नमेंट से टैक्स रिफंड मांगा जाएगा? ना। क्या इस 70,000 को अगले साल माइनस कर सकते हैं? ना। क्या इस 70,000 को पिछले साल माइनस कर सकते हैं? ना। इतना लंबा तो नहीं मैंने किया था। अ ज़कात दैट इज नॉट फुली डिडक्टेड, जो ज़कात पूरी माइनस नहीं हो सकेगी, शैल नॉट बी, इसका कोई रिफंड नहीं गवर्नमेंट आपको करेगी, शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू अगला साल, शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू अगला साल, और कैरिड बैक टू पिछला साल। ना ये अगले साल माइनस हो सकेगी, ना ये पिछले साल माइनस हो सकेगी। यानी जो एक्सेस होगी वो
म गई, डेड हो गई ज़कात। अब कुछ भी नहीं इसका कर सकते आप, ना इस साल माइनस कर सकते हैं, ना अगले साल माइनस कर सकते हैं, और ना पिछले साल माइनस कर सकते हैं। ओके, ये हाइब्रिड में थर्ड रो में थोड़ी थोड़ी देर बाद बातें क्यों हो रही हैं, कोई चीज समझ नहीं आ रही। अच्छा, तो ज़कात अगले साल भी माइनस नहीं हो सकती, पिछले साल भी माइनस नहीं हो सकती, और इस साल रिफंड भी नहीं हो सकती, वो ज़कात जो माइनस नहीं हो सकी थी। अच्छा, अब एक दो डेफिनेशंस कल वाली रह गई हैं, पहले वो जरा कर लें। पेज नंबर 5 पे आए, ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट। भाई वो उस्मान को मैंने बताया है पेज नंबर, जरा उसे कोई दफा मुझे सेंड भी कर दे ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। ट्रस्ट मींस ट्रस्ट में आमतौर पे ये अरेंजमेंट होता है कि कुछ बंदे कैपिटल प्रोवाइड करते हैं और ये मसलन एक्सपर्ट्स हैं, और ये कैपिटल प्रोवाइडर हैं। इसने 2 मिलियन इन्वेस्ट किया, इसने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया, तो इन्होंने इनको पैसे दे दिए, कैपिटल प्रोवाइडर इन्होंने इनको पैसे दे दिए। अब ये इनके पैसों को, ये जो एक्सपर्ट्स हैं, ये इनके पैसों को इस्तेमाल करेंगे एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स जो प्रॉफिट आएगा उसमें से कुछ अपना कमीशन रखेंगे और मेन पैसा इनको कमा के देंगे। तो इनके पास पैसा है, इनके पास नॉलेज है, तो ये अपना पैसा इनको देंगे, ये लोग स्टॉक एक्सचेंज में या इधर उधर इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद जो है वो ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। नोट कर लें और ट्रस्ट की डेफिनेशन पढ़ लें। चलें जी, सोतों को उठा दें। रिलैक्सिंग मोड में क्यों चले जाते हैं आप लोग, मोबाइल ना यूज करें, मोबाइल ना यूज करें, हाइब्रिड में प्लीज। अच्छा जी, अब मोहतरम कुछ बंदे जो है वो असल में जब आप बहुत ज्यादा मुतवज्जे होकर ऐसे देख रहे होते हैं ना, ऐसे, तो फिर पता चल जाता है, मोबाइल तो आपको नजर नहीं आ रहा होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है
और फिर जो बचत होती है इसको तकसीम कर लेते हैं किसी बेसिस पर। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन, थोड़ी सी डेफिनेशन जरा समझने वाली है। कितने अजीब से अल्फाज अभी तक पूरी किताब में कहीं इस्तेमाल नहीं हुए थे जो आज हम पढ़ रहे हैं, अजीब से अल्फाज हैं। ट्रस्ट मीन्स एन ऑब्लिगेशन, ये एक जिम्मेदारी है अटैच टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। असल में इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है क्योंकि ये टेम्परेरी ओनर हैं कैश के, इनको टेम्परेरीली कैश का ओनर बना दिया गया। अटैच टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप ऑफ कैश, इनको कैश दे दिया गया। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ कैश। ये एतमाद अराइज हुआ है आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। ओनर से मुराद टेम्परेरी ओनर है जो कि एक्सपर्ट्स हैं, रियल ओनर्स तो दूसरे हैं जिन्होंने कैपिटल प्रोवाइड किया है। ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो जोड़ दी जाती है कैश की ओनरशिप के साथ और ये अराइज होती हैं एतमाद देने से और फिर अगले के एक्सेप्ट करने से। यानी ये लोग एतमाद देते हैं, परेशान ना होना, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ हो गया हम तो डूबे हैं सनम, तुमको इनको भी ले डूब, तो ये इस तरह के अल्फाज बोल के इनको हौसला देते हैं, परेशान नहीं होना। ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप से अराइज हो रही है और ये एतमाद देने से अराइज होती है और अगले के एक्सेप्ट करने से। इससे फायदा होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर। एन अदर से मुराद यहां कैपिटल प्रोवाइडर है जो कि रियल ओनर्स हैं, जिससे फायदा होता है कैपिटल प्रोवाइडर को। जी हाँ, मुदारबा में बिजनेस कोई भी किया जाता है, इधर आमतौर पे पैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में इन्वेस्ट किए जाते हैं। नहीं भाई, आज तो 3 पेजेस कराने हैं, मैंने उससे बताए थे। जी भाई, बस इसको टेम्परेरी ओनर कहा जाता है, ये सिर्फ कैश अमानत के तौर पर रखते हैं। हाँ, मुदारबा टाइप नहीं है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज में बस पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं और किसी भी कमीशन बेस पे इनसे एग्रीमेंट कर लिया जाता है। ये प्रॉपर बिजनेस के ओनर्स नहीं होते, टेम्परेरी ओनर्स होते हैं। ओके, ट्रस्ट एक ऐसी जिम्मेदारी है जो कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप के साथ अटैच है और ये अराइज होती है एतमाद देने से और एक्सपर्ट्स के एतमाद एक्सेप्ट करने से। इससे फायदा होता है कैपिटल प्रोवाइडर को जिसने पैसे दिए एंड द ओनर। अच्छा, कई दफा ऐसा भी होता है, वो खुल के बात करे, इससे तो लग रहा था सिर्फ कैपिटल प्रोवाइडर को फायदा होगा, इस लाइन से लग रहा था, उसने आगे कंफर्म किया और ऑफ एन अदर एंड द ओनर। मतलब ये कि कैपिटल प्रोवाइडर को भी फायदा होता है और मैं खुल के बात करूं तो कहता है एक्सपर्ट्स को भी फायदा होता है। और इसमें यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। यूनिट ट्रस्ट में नीचे देख लेता हूं क्या है, पढ़ लें 2 दफा ये डेफिनेशन। जी, कैपिटल प्रोवाइडर से मुराद जो है वो यहां उसने अनदर का लफ्ज यूज किया है और ओनर से मुराद उसने एक्सपर्ट्स का लफ्ज यूज किया है। क्या चीज? रिस्क किस पे होगा? पैसा डूब गया तो वो तो कैपिटल प्रोवाइडर्स का ही है, बाकी अगर वो मिस यूज करें तो उसका हो सकता है। बहरहाल ये तो हमारा स्कोप में नहीं है कि रिस्क किसका होगा, ये तो कोई और लॉ वाले डिसाइड करेंगे। हमने तो बस ये देखना है कि टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके। जी हाँ, हो जाते हैं ट्रस्ट। ओके, चलें जी आगे। यार ये हाइब्रिड बॉयज में सेकंड लास्ट रो में भाई थोड़े तो सो क्यों जाते हैं, उठाते रहा करें। और भाई ब्लू कपड़े, अस्सलाम वालेकुम, दीवार के साथ अस्सलाम वालेकुम। सोना नहीं, आप जो सोता है वो मिस करता है। अच्छा जी, ट्रस्ट एक ऐसा, ये कौन से नोट्स सब बांटे जा रहे हैं भाई? ये तो बच्चे तो आ ही जाएंगे इस तरह। ये तो पूरे चैप्टर के नोट्स दो फिर इनको दोनों, उस्मान से पूछ के पूरे चैप्टर के नोट्स देने हैं।
पता नहीं आपने पूरे चैप्टर के दिए हैं या नहीं, पूरे चैप्टर के दे रहे हैं हम? हाँ नहीं, क्यों, ये बच्चे तो आ ही जा रहे हैं, अब हमारा क्या कसूर है? ये तो क्लासें तो कब की शुरू हुई हैं। त्रस्त 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 एक जिम्मेदारी है जो कि जुड़ी होती है कैश की ओनरशिप के साथ, और ये अराइज होती है एतमाद देने से और एक्सपर्ट के एतमाद एक्सेप्ट करने से। इससे फायदा मेनली तो कैपिटल प्रोवाइडर को होता है या कैपिटल प्रोवाइडर और एक्सपर्ट को होता है, और इसमें यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है, इसमें यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। डन? ओके। यूनिट ट्रस्ट क्या है? यूनिट ट्रस्ट ये है कि मिसाल के तौर पे इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? ₹2 मिलियन। इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? ₹1 मिलियन। अच्छा, अगर मैं एज्यूम करूं कि शेयर्स की जगह यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट ₹10 का फर्ज करें, तो पहले बंदे के पास जो मिस्टर ए है, इसका नाम अगर मिस्टर ए रख दें और इसका नाम मिस्टर बी रख दें, तो मिस्टर ए के पास 2 लाख यूनिट्स होंगे और मिस्टर बी के पास 1 लाख यूनिट्स होंगे। तो आमतौर पे ट्रस्ट ये करते हैं कि लोगों को यूनिट्स दे देते हैं। जो ज्यादा यूनिट लाया है वो ज्यादा प्रॉफिट घर लेके जाएगा, जो कम यूनिट लाया है वो, तो 2 मिलियन के आगे लिख लें बेशक, इस तरह होता है ₹2 मिलियन, और 1 मिलियन के आगे लिख लें, इस तरह होता है ₹1 मिलियन। और एज्यूम करें एक यूनिट ₹10 का है, तो ए के पास 2 लाख यूनिट्स हैं और बी के पास, हाँ यूनिट शेयर्स की तरह ही होते हैं। अगर कोई ₹50 लाए तो उसके पास कितने यूनिट्स होंगे? मिस्टर सी ₹50 लाया, सिर्फ ₹50, 5 यूनिट्स होंगे। जैसे चिड़ियाघर में नहीं होता, ₹50 आप लेके जाएं तो 5 टिकटें मिल जाती हैं 10-10 रुपए वाली। पता नहीं हमारे जमाने में, आपके जमाने में बहुत एक ही टिकट ₹50 की होगी हो। तो वो टिकट और यूनिट्स एक ही टाइप की चीज होती हैं। भैया आप भी लिख लो यार, 2 लाख 1 लाख, नहीं दिल करा लिखने को? आप इस तरह क्यों देख रहे थे? मैं लस्सी की दुकान चलाता रहा हूं पहले। देखिए H2O डाल रहा था मैं आप विदाउट NaCl। ओके चलें जी, साथ वाले कंधे पे थपकी दें, फिर हम यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऐसी थपकी दिया करें, इसे याद रहे माशाल्लाह, जबरदस्त, ऐसे मोटिवेट हो जाए बैठा बैठा। यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा एतमाद है, मीन्स अ ट्रस्ट, बी एक्सप्रेसिव इन लाइफ। यूनिट ट्रस्ट मीन्स एनी ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा एतमाद है जिसमें बेनिफिशियल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू यूनिट्स। बेनिफिशियल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू यूनिट्स, यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद क्या होता है माय डियर, जल्दी बताएं ना। सो डैट, हाँ, सो डैट द राइट्स ऑफ बेनिफिशरीज। ये फिश कहां से आ गई? कैपिटल प्रोवाइडर। ये सर्दियां आती, आपने साथ वाले को एक फिश खिलानी है, रहू या बाम?
टूना। यूनिट ट्रस्ट, अच्छा लाहौर आ गए हैं लेकिन अभी तक मीनार पाकिस्तान नहीं देखा, हाथ खड़ा करें। ले जाएं इसको, आज ले जाएं, जोहर पढ़ के ले जाएं इसको, टच करके आना है ऊपर वाले बड़ा नोक ऐसे टच करके आना। यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट से मुराद यानी फायदा उनका, बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू so that the right of the to the income और कैपिटल में क्या फर्क है? कैपिटल से मुराद ये है ना 20 लाख और 10 लाख, और उससे मुराद इनकम से मुराद ये है कि 20 लाख पे कमाया कितना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। तो so that the rights of the beneficiaries to the income or capital are determined by the number of units held। तो अगर आपके मोर यूनिट्स होंगे तो आपकी मोर इनकम होगी, मोर कैपिटल होगा, सब कुछ मोर होगा, ओ मोर भी होगा। ये हाइब्रिड में तो ये बरकत के लिए बॉल रखी में दूसरी रो में लिखी नहीं रहे, राइट साइड पे दूसरी रो, मोर इनकम मोर के पता नहीं किसके लिए, मोर यूनिट मोर इनकम। बॉल पॉइंट्स को रखे रहने दिया करें, जाते हुए उठा लिया करें, बैग में रख लिया करें। भाई अभी घर जाके पढ़ना पड़ता है, वो पुराने जमाने होते थे टीचर पढ़ाता था वजूरी याद हो जाता था, अभी घर जाके पढ़ना पड़ता है। याद है माशाल्लाह, जरा खड़े हो जाओ, कल वाला सुनाओ, सुनाओ एओपी की डेफिनेशन सुनाओ, एओपी की। खड़े हो जाओ ना, आप खड़े हो जाएं, हो जाओ, हो जाएं, सॉरी हो जाएं, खड़े हो जाएं। इस पेपर इंग्लिश में आना है इस दफा, अभी बात हो रही है आईकैप से आजकल, कहते हैं पेपर अंग्रेजी में आना है। एओपी में क्या सुना है, एओपी में क्या सुना है मैंने, एओपी का नगमा सुनना है। It includes government. It includes government. आप सॉरी, अभी ये देख लो, अभी तो क्लासेस शुरू हुई हैं, ये हालात हैं। ऐसे ही नहीं तस्मों के बगैर वाले जूते पहनते टीचर, कोई वजह इसके पीछे? बोलो बोलो बोलो। अंग्रेजी में आना है पेपर, मेरे डियर, अंग्रेजी में आना है पेपर इस दफा। When 2 or 3 persons invest money, बस छोड़ दें जी। बाइक ने डेफिनेशन सुनाई है एओपी की, when 2 or more persons invest money। भाई हंसने के 2 तरीके होते हैं मेरी जान, हंसने के 2 तरीके होते हैं। मेरे पास आके तरीका सीख लो, ठीक है, क्लास के बाद। भाई कॉन्सेप्ट, भाई मेरे डियर, तो तू पंगे ना ले। आपने फर्म का लफ्ज लिख के आना है मेरे भाई, जब तक आप फर्म का लफ्ज नहीं लिख के आएंगे उस आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे? तो नहीं, मैं तो एग्जांपल्स पूछी नहीं, मैं तो डेफिनेशन पूछी है, आई कैप डेफिनेशन मांग। नहीं 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 भाई, कभी भी नहीं हो सकता। अगर आई कैप आपसे पूछे एओपी क्या है और आप लिख के आ जाए 2 or 3 persons कंबाइन बिजनेस टुगेदर, ये बिल्कुल बात है, बिकॉज इसके अंदर मेरे भाई उसने जो लफ्ज लिखा हुआ है वो फर्म है, तो फर्म लिखने पे आपको नंबर मिलेंगे। आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लिखने पे आपको नंबर मिलेंगे। आपको आर्टिफिशियल ज्यूरिडी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीजों को रट्टा मारेंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करके यही अल्फाज याद करने हैं। ये तो अल्फाज हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, इन टर्मिनोलॉजीज को तो हम नहीं बदल सकते। ओके अच्छा, अब ये मिसाल के तौर पे रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन है, रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन है। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन जो लोग लिख के ये आते हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एन इंडिविजुअल हु इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर। अब बच्चे ये कहते हैं हमने तो कॉन्सेप्ट सही लिखा है, हु इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर। अब आपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से सही लिखा है, हु इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर, लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट के लिखते हुए जो है
वो एक बात इग्नोर कर दी है, नंबर 1 कि वो मुसलसल रहे 183 डेज या आ जा भी सकता है बीच में। वो बताने के लिए आपको बताना चाहिए था पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट। इसके बाद अगली गलती आपने ये की है कि आपने ये नहीं बताया कि वो कैलेंडर ईयर में 183 डेज रुके या टैक्स ईयर में 183 डेज रुके। तो इसके लिए आपको बताना पड़ेगा इन। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि इसको रट्टा मारें, लेकिन आपने ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। कौन कौन से एस्पेक्ट्स कवर करने हैं? आपने पहला एस्पेक्ट कवर करना है इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ये वाला एस्पेक्ट कवर करना है। इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान को जैसे मर्जी अल्फाज में लिखें, लेकिन ये लफ्ज कन्वे होना चाहिए। फॉर अ पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू, ये लफ्ज आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद तो अपने अल्फाज में लिखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट दें जरूर। 183 डेज लिख के गुजारा नहीं चलेगा, 183 डेज के साथ और मोर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 183 डेज से लगेगा कि 183 डेज वाला रेजिडेंट है, और मोर देन 183 डेज से लगेगा 183 डेज से ज्यादा वाला रेजिडेंट है। हालांकि ये दोनों बातें गलत हैं, 183 वाला भी रेजिडेंट है और मोर वाला भी रेजिडेंट है। और इनर टैक्स ईयर लिखना तो मैंडेटरी है कि, और इसमें अगर आप लिखे आएंगे कि ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। या वो फेडरल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, ये लिखने से गुजारा नहीं चलेगा। वो ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल का लफ्ज लिख के आना पड़ेगा। वो उनका नौकर है, और ये लफ्ज भी लिख के आना पड़ेगा कि उसकी पोस्टिंग बाहर के मुल्क में हुई है इन द टैक्स ईयर, इस टैक्स ईयर में उसकी पोस्टिंग बाहर के मुल्क में हुई है। ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कवर करके आने पड़ेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। ओके, सुन रहे थे आप लोग? अच्छा अच्छा, चलें जी वापस आ जाएं जिथे दी। नहीं पूरा ना किया करें फिक्रा, भी क्लासेस का स्टार्ट है, बच्चे बुरा आ जाते हैं कुछ आगे, फिक्रा अजीब सा है। अच्छा जी, आ जाए वापस पेज नंबर 9। कौन सा था पता नहीं, कहाँ थे हम? ओ सॉरी, यूनिट ट्रस्ट पे थे, पेज नंबर 5। यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट से क्या मुराद है? यूनिट ट्रस्ट मींस एनी ट्रस्ट, ये एक ऐसा ट्रस्ट है, बोलें आगे जल्दी, इसमें क्या लिखा हुआ है? अंडर विच, जिसमें क्या होगा माय डियर? हाँ, अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, और उसके बाद क्या होगा? सो डेट द राइट ऑफ बेनिफिशरीज टू द इनकम और कैपिटल आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा यूनिट्स होंगे उतना ज्यादा इनकम कमाने का आपका हक होगा, और जितने कम यूनिट्स होंगे उतनी कम इनकम कमाएंगे। ओके, नेक्स्ट। ये एक दफा दोबारा पढ़ लें, यूनिट और यूनिट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट और ट्रस्ट, इसका डेफिनेशन जरा दोबारा पढ़ लें। डन, चलें जी, एक दफा आखिरी मेरी तरफ से भी पढ़ लें। ट्रस्ट एक जिम्मेदारी होती है जो कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप के साथ अटैच होती है, और ये अराइज होती है एतमाद देने से और अगले के एतमाद एक्सेप्ट करने से। इससे फायदा होता है कैपिटल प्रोवाइडर को या कैपिटल प्रोवाइडर को भी और एक्सपर्ट्स को भी, और इसमें यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा एतमाद है जिसमें फायदे को तकसीम कर दिया जाता है यूनिट्स में, ताकि जो बेनिफिशरीज हैं कैपिटल प्रोवाइडर, उनका जो राइट है प्रॉफिट्स में और कैपिटल में, ये डिपेंड करे उनके नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड की बुनियाद पर।
अच्छा, अब ये डिडक्टेबल अलाउंस हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दो जो रहेंगे WWF और WPPF, ये कल पढ़ेंगे। वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। फिलहाल आप तशरीफ ले आए। आपको नोट्स पहुंच गए थे ना, हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा है वो आपने ग्रुप में ओपन करके देख लिया था कि लेक्चर 1 में क्या पढ़ा है, 2 में क्या पढ़ा है, 3 में क्या पढ़ा है। तो भी आज 4 में क्या पढ़ा है ये भी इंशाल्लाह आपको पहुंच जाएंगे, ताकि जब आप पढ़ने बैठे आपको ये मसला ना हो। ओके जी, हाँ तो एक्सपर्ट को तो फायदा होगा ही ना, वो भी अपने काम का कमीशन रखेगा, वो क्यों नहीं रखेगा, वो फ्री में तो नहीं करा। 1 मिनट पहले उनको हाँ ना कर लेने दें। जी बताएं। असल में कैपिटल प्रोवाइडर को फायदा होता है, लेकिन आगे कह रहे हैं कि मैं आपको असली बात बताऊं, एक्सपर्ट्स भी अपना फायदा लेते हैं, वो भी मुफ्त में काम नहीं करें। जी ऐसा हो सकता है, कौन बोला है? हो गया, चलिए। सेक्शन 86, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स पे टैक्स लगाने के असूल। तो अम्मी जो है वो घर में 9 लाख कमा रही हैं और अब्बू जो हैं वो घर के अंदर जो है वो 15 लाख कमा रहे हैं। तो अब ये दोनों 15 जमा 9 लाख करके देखेंगे कि इनके ऊपर कौन सा सीरियल नंबर लगता है, या अम्मी अलग उधर मुंह करके 9 लाख पे टैक्स देंगी और अब्बू उधर मुंह करके अलग 15 लाख पे टैक्स देंगे। क्यों, क्या लफ्ज लिखा हुआ है? तो हर बंदे ने घर में टैक्स अलग अलग देना है या इकट्ठे करके देना है? अलग अलग करके देना। लाइफ पार्टनर्स तो ये हैं, लेकिन टैक्स के एतबार से अम्मी जो है वो लेडी डॉक्टर हैं और अब्बू जो है वो जेंट्स डॉक्टर, सॉरी, तो दोनों ने अलग अलग करके टैक्स देना। ओके गाइस, अच्छा ये अगर दोनों ने इकट्ठे करके टैक्स देना होता ना तो ये अजीब सी बात बनती, 15 लाख प्लस 9 लाख तो ये 24 लाख। तो 24 लाख कहाँ गिरता? सीरियल नंबर 4 में, और इनके ऊपर रेट 30% का लगता। लेकिन अगर अलग अलग टैक्स देने तो फिर अम्मी ने 9 लाख पे, वो तो काफी छोटा रेट है 9 लाख पे, और अब्बू ने, ठीक है, इस वजह से टैक्स कम हो जाता है, ये फायदे की बात है। तो हर बंदे ने घर में अलग अलग टैक्स देना है या सारे घर वालों को लाइन में लगा के पूछा जाएगा कि सबने कितना कमाया और सबको इकट्ठा करके देखा जाएगा किसने कितना कितना टैक्स देना? अलग अलग टैक्स दें। द टैक्सेबल इनकम, बोलें, द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल, इंडिविजुअल तो नहीं है, ये तो शादीशुदा है, लेकिन इंडिविजुअल तो है ना, अलग अलग तो है। ऑफ ईच इंडिविजुअल शैल बी डिटरमिन्ड सेपरेटली, हर एक की इनकम अलग अलग निकाली जाएगी। ओके गाइस, डिसीज्ड इंडिविजुअल, इसमें क्या चला गया? द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, द बचे हुए, ऑफ मरे हुए, ये लिखा हुआ है ना, द ये पंजाबी वाला दा नहीं है, द लीगल
ऑफ डिसीज्ड shall be liable। अब तुम लोग लाइबल हो, इसको हम छेड़ेंगे और ये उठ गया तो हम खुद भाग जाएंगे। ये हंसने वाली बातें हो रही हैं। रियली सैड अबाउट यू पीपल। द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ मरे हुए बंदा shall be liable for any tax, वो टैक्स जो इसने देना था, जो इसने देना था, वुड हैव बिकम लायबल, जिसके लिए वो लायबल था अगर वो ना मरता, अगर वो ना मरता। लेकिन अब तो मर गया, तो मर गया तो ये फंस गए, तो अगर ये ना मरता तो ये फंसता, तो इसके मरने की वजह से ये फंस गए। ओके, तो आसान सी बात है, याद कर लें। द बचे हुए ऑफ मरे हुए शेल बी लायबल, द बचे हुए ऑफ मरे हुए शेल बी लायबल। किसके लिए लायबल है? फॉर एनी टैक्स दैट इंडिविजुअल वुड हैव बिकम लायबल, जिसके लिए वो लायबल था अगर वो ना मरता। लेकिन अब तो मर गया, तो मर गया तो फिर कौन फंस गए? बचे हुए। अच्छा, इसके अलावा अगर इसकी कोई जायदाद है, टैक्स बनता है, तो वो भी टैक्स देना किनकी जिम्मेदारी है? इन्हीं की जिम्मेदारी है। एनी टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ डिसीज्ड एस्टेट। तो जो मरे हुए की जायदाद है, अगर उस पे कोई इनकम आ रही है, मिसाल के तौर पर उसने किराए पे चढ़ाया हुआ है, उससे कोई इनकम कराया आ रहा है, उसने कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, उन पे डिविडेंड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उन पे भी टैक्स देना किसकी जिम्मेदारी है? चले एक दो दफा पढ़ लें और याद कर लें। हाँ, मरने के बाद जब तक तकसीम नहीं होगी तब तक उसकी जायदाद से आता रहे। अगर तकसीम हो गई है तो फिर तो जिनको तकसीम होकर मिल गई है उन्हीं की होगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन आ सकते हैं? अगले सफे का इंतजार करो जहां डेफिनेशन दी हुई है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। ओके, उमर को अपॉइंट किया गया है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज अब्बू, जो 2 महीने पहले इस जहाने फानी से कूच करके परमानेंट जहां में चले गए थे। द वैल्यू ऑफ एसेट्स लेफ्ट बाय फादर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू 2 मिलियन। जिस वक्त वो गए तो 20 लाख के असासे सरमाया पैसे वगैरह छोड़कर गए, लेकिन कमिश्नर इनकम टैक्स उनसे टैक्स मांग रहा था 30 लाख और उनके पास थे 20 लाख। इसी गम में वो चले गए। हाँ, कॉन्सेप्ट समझा करें आप लोग, पता नहीं क्या। हाउ मच मिस्टर उमर इज रिक्वायर्ड टू पे। जाहिर बात है भाई, अगर मिस्टर उमर जो है, थोड़ा सा बड़ा कर लें, ज्यादा बड़े हो गए हैं। अच्छा, अब ये जो मिस्टर उमर हैं, ये अपने वालिद साहब की उसके लिए लायबल, ठीक है सबको कर लेते हैं, आप लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं। तो ये जो मिस्टर उमर साहब हैं, इनको लायबल करार दिया गया है अपने वालिद साहब के लिए। अब अगर मिस्टर उमर साहब की कोई अपनी जाती चीजें हैं, मिसाल के तौर पर इसका कोई मोटरसाइकिल है, या इसकी अम्मी के कोई कड़े हैं, या कोका है, या कोई चीज है इनके पास, तो इसके लिए ये लायबल नहीं है कि ये अपनी चीजें बेच के भी
टैक्स पे करें। ये अपनी चीजें, कोके को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे बता दो जरा, मेरी वोकैबुलरी पे तो। नोज, नोज पिन, नक द कोका। ओके। The liability of a legal representative shall be limited to the extent of, जी क्या मतलब है इस लाइन का, हाथ खड़ा करके बताएं जी। हाँ, लाइबिलिटी, द, कौन सी लाइबिलिटी, द टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स कितना मार के गया जाने वाला, 30 लाख। कितना टैक्स मार के गया जाने वाला, 30 लाख, और जाते हुए छोड़ के क्या गया, तो द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्री, ये क्लास से पहले करके आया करो जो भी करने वाला हूं। द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी हाइब्रिड में समझाया जा रहा है, मुझे भी जरा बता दें हाइब्रिड में आखिरी दरवाजे के पास क्या समझाया जा रहा था। चलिए ठीक है, समझा दिया, वेल डन। द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव शैल बी limited to the extent of, so what is deceased estate, 2 million. So alhamdulillah, the liability of Mr. Umar shall be limited to the extent of deceased, therefore he is only liable to be rupees 2 million. Okay guys, चलें हर गए, अगले सफे पे आए। साथ वाले के वो उधर वाले साइड वाले कंधे पे थपकी दें और फिर आगे चलते हैं। उधर वाला कंधा आपसे जो दूर है उधर थपकी दें जरा, एक्सटेंडिंग योर लार्ज आर्म। ऐसी थपकी दिया करें कि वो फील करे, देखें ऐसे, माशाल्लाह, खड़े हो जाए, थपकी लेने के लिए खड़े हो जाए, माशाल्लाह, ऐसे 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 फीलिंग आया उसे कि पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस आपने उसे दे दिया। कॉन्फिडेंस गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय, जी कल वो किसने बस में जाते हुए ट्राई किया था, मैंने एक दो फिक्रे कहा था बोलने बस में जाते हुए। सैलरी कम, किसने ट्राई किया था बस में जाते हुए, बस में। उमैर इज अपॉइंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, चले गए अंकल। उमैर जिंदे, इसके पास अभी तैयारी का टाइम बाकी है, अंकल कब्र में चले गए हैं, इसके बाद इनके पास तैयारी का टाइम खत्म हो गया। कौन सी तैयारी भाईजान, कौन सी तैयारी का टाइम खत्म हो गया अंकल के पास, नहीं समझ आ भाईजान, आप बता दें अंकल के पास कौन सी तैयारी का टाइम खत्म हो गया और उमैर के पास अभी बाकी है। नहीं समझ, एक भाई आप बता दें, अंकल के पास तैयारी का टाइम जो है वो खत्म हो गया, उमैर के पास बाकी है। मरने के बाद की जो जिंदगी है वो 1 लाख साल, 1 करोड़ साल, 1 अरब साल की नहीं है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है। तो इसलिए इन्वेस्ट वाइजली। मिस्टर उमैर इज अपॉइंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज डिसीज्ड अंकल। उमैर जो है वो अपने अंकल का रिप्रेजेंटेटिव है। अंकल जाते हुए, ये ग्रुप लेफ्ट नहीं हुआ, एसेट्स छोड़ के गए हैं। द वैल्यू ऑफ एसेट्स लेफ्ट बाय हिज अंकल एट द टाइम ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू कितने लाख, 50 लाख। 5 मिलियन के एसेट्स छोड़ के गए हैं जाते हुए। कमिश्नर इनकम टैक्स जो है वो मांग रहा है 4 मिलियन। एसेट्स कितने छोड़ के गए हैं, 5 मिलियन के, और टैक्स पेएबल कितने, 40 लाख टैक्स देने हैं, और बैंक लोन कितना वापस करना है, 2 मिलियन। तो अंकल के पास 50 लाख पड़ा हुआ था और 60 लाख इन्होंने देना था, इस गम में ये दुनिया से चले गए। तो एज पर द कमिश्नर इनकम टैक्स, द टैक्स पेएबल बाय हिम वाज 4 मिलियन, फॉर द बैंक लोन ऑफ 2 मिलियन इज आल्सो पेएबल। हाउ मिस्टर उमैर शुड डिस्चार्ज द लायबिलिटीज। इन लायबिलिटीज को, लायबिलिटीज है या लायबिलिटी है, लायाबिली या लाया फाख्ता, लायाबिली, लायाबिलिटीज। तो कितनी लायाबिलिटीज हैं,
2, कितने की? 6 मिलियन की। और कितने एसेट्स हैं? अब द टैक्स लाइबिलिटी, बी की जगह जरा मैं हैव लिख रहा हूं, थोड़ा फिक्रे को जरा आसान कर रहा हूं। द टैक्स लाइबिलिटी शेल हैव द फर्स्ट हक, बोले शर्म आ गए, बोलो हक। हक हक करीब आओ ना बेट, डर क्यों रहे हो? और करीब आओ। हक। अच्छा, खुद ही ऐसे कर रहे हैं, खुद ही नहीं करना होता, यानी कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को। द टैक्स लाइबिलिटी शेल हैव द फर्स्ट हक ऑन द, अब बताएं भाई, पहले 4 मिलियन दिया जाएगा या 2 मिलियन दिया जाएगा? जल्दी बोलें, 4 मिलियन दिया जाएगा या 2 मिलियन दिया जाएगा? 4 मिलियन। फर्स्टली he will make the payment of, because tax liability is the first बोलें जरा साथ वाले के कान में, हक, बोलें साथ वाले का कान इधर, ईयर इधर करें, हक on the decision, remaining 1 million will be paid to the bank। चलें दोबारा एग्जांपल पढ़ लें, साइड पे होके जरा। हैप्पी हैप्पी रहा करें, हैप्पी हैप्पी, दिन में हैप्पी हैप्पी लोगों के साथ मुस्कुराते हुए, मुस्कुराता चेहरा। रात को अल्लाह के सामने रोया करें, वो हम आपको मना नहीं कर रहे, तो रोने के लिए अल्लाह के सामने। पढ़ लिया जी? 7 लोग हैं जो अल्लाह के अर्श के साए तले होंगे, इसमें एक वो भी होगा जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और आंसू बहने लगे, तो इसके लिए वुजू भी शर्त नहीं है। कौन रात को सोते हुए ट्राई करेगा? कर लीजिएगा ट्राई, रात को सोते हुए 1-2 आंसू बहा दीजिएगा जरा, एक टप करके तकिए के साइड पे गिर जाए, एक टप करके साइड पे गिर जाए। पॉइंट नंबर 3, नहीं रोता वो जी। अगर टैक्स पे करने के बाद पैसे बच जाते तो कहाँ जाएंगे? जाहिर बात है, ये लोग तो दीवानावार पैसों पे, फिर इनको तो दे देना, ये तो बचे में हैं, तो इनको तो चाहिए थे, इनको दे दें। बहरहाल हमने इनकी फिक्र नहीं की कहीं पे, हम तो टैक्स की किताब पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बाकी पैसे जहां भी जाएं हमें इससे कंसर्न नहीं। हमने तो ये देखना है कि कमिश्नर को पहले फारग करें भाई। हाँ तो मर गया, अगर उसकी जायदाद नहीं है तो फिर कहां से दें? आप क्या करें? तो चला गया ना, क्या करें? आप बीवी बच्चों की प्रॉपर्टी नहीं दी, इतने आगे तक नहीं जाना, सॉरी माय डियर, घर तक नहीं आना, सॉरी प्लीज, ना 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 नहीं नहीं, बस क्लास के बाद बात करेंगे इसमें। बस जो मरा हुआ छोड़ के गया, डेट्स एनफ। उसके बीवी बच्चों की बात ना करें, वो अभी हमने कोका कड़ा शड़ा बना के सब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, इट डजंट नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन। ओके, फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन नॉट कॉन्टेक्ट मी। पॉइंट 3, अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कानून, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कानून, इस कानून के लिए, ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं ऑर्डिनेंस, इसका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। चलो कम से कम ये तो आपको याद हो गया, आई रियली अप्रिशिएट। क्या नहीं, ये 2000 असल में 2002 भी एक जगह लिखा हुआ है, वो इनकम टैक्स के रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा जी भाई बताएं, 3K का मतलब क्या है? 3K का अच्छा, आपने नहीं बताना, बाकियों को भी मौका दो। आपने माशाल्लाह 2-3 दफा सही बताया जी, हाथ खड़ा करें। और कोई? आपने नहीं बताना, अब
एक दो दफा बताया करो, फिर अगलों को मौका दो। जी और कोई बताए? ठीक है, और कोई बताए? या आपने भी बता दिया एक दो दफा? और कोई हाथ खड़ा करे? जी नहीं, प्रोमिनेंट होना ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, बस केसेस उसके खिलाफ चलेंगे। एनी प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स से मुराद लिख लें कोर्ट केसेस वगैरह। एनी प्रोसीडिंग्स, कोर्ट केसेस। भाई दीवार से ज्यादा देर टेक ना लगाया करें, दीवार गिर भी सकती है। हाँ चलें, शुक्रिया। नींद भी आ सकती है ना, ये दोनों है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के लिए एनी नोट्स कल आए थे तो नोट्स उधर नहीं मिले थे, तो बताया क्यों नहीं कल? तो वहां बता देना था हाथ खड़े करके। 10 मिनट लेट आए थे भाई, इनको नोट्स दे दें, स्पेशल निकलवाएं मशीन से, गरम गरम, फ्रेश क्रिस्पी ताजा ताजा। दे दें भाई को, ग्लासेस वाले भाई। एनी प्रोसीडिंग्स टेकन, एनी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डिसीज, जो प्रोसीडिंग्स हो चुकी थी शुरू किसके खिलाफ? ये मंजी वाला, यू नो व्हाट इज मंजी गाइस? तो मंजी मींस 4 पाई, हमारी तो 3 पाई है, चौथा पाया नजर नहीं आ रहा, एक भाई कह रहे थे। कुछ लोग तो पाए बड़े शौक से खाते हैं, पाओ। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, एनी प्रोसीडिंग टेकन अगेंस्ट द deceased before his shall be assumed as having been taken against the, ये समझ ली जाएगी कि किसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है। The proceedings will be stopped, will be stopped, will be stopped। अच्छा, the proceedings will be continued against the बचे हुए from the stage at which they were at the time of मरना, मरने के वक्त जहां तक उसके खिलाफ केस चल चुका था, उससे आगे अब केस को कौन देखेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ केस चलाया जाएगा। चलाएं आगे जरा। बी का मतलब कोई बताए? जिन्होंने अभी तक हाथ खड़ा नहीं किया पूरी क्लास में, वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने अभी तक पूरी क्लास में हाथ खड़ा नहीं किया, वो बस पूरी क्लास में एक दफा बताया करें, फिर बाकियों को मौका। जल्दी 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 जल्दी। जब अब आप दोनों को एक एक दफा मौका मिल गया, औरों को दे। माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट यू, यू पीपल आर रियली। जी और जी और जी और बाकी ने फीस वूस दे दी हुई है? हाँ और बोलें जी, हाथ खड़ा करें। ठीक है, कोई नहीं हाथ खड़ा करा। चले मैं बताता हूँ। वो केसेस, एनी प्रोसीडिंग्स विच कुड हैव बीन टेकन अगेंस्ट द, जो मरने वाले के खिलाफ शुरू हो सकती थी, वो अब शुरू की जा सकती हैं। मे बी टेकन अगेंस्ट द बचे हुए ऑफ द मरे हुए। तो कोर्ट केसेस होंगे जो टैक्स के चल रहे हैं जी, टैक्स से रिलेटेड, बाकी से हमें कंसर्न नहीं। पेंडिंग भी और अराइजिंग भी। ये पेंडिंग और अराइजिंग नोट कर लें हाइब्रिड में, जिन्होंने बरकत के लिए बॉल पॉइंट पकड़ी हुई है। जी भाई, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन आते हैं मेरे भाई? पॉइंट 4 का इंतजार कर लें। जी दोबारा पढ़ लें। कोई भी
कोर्ट केसेस जो कि क्या करने, इसी बंद करवाने, कोई भी कोर्ट केसेस जो शुरू हो चुके थे मरे हुए के खिलाफ, उसके मरने से पहले एज्यूम किया जाएगा कि इनको अब जारी रखा जाएगा अगेंस्ट, और प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू की जाएंगी अगेंस्ट द उसी स्टेज से जहां पर उसके मरने के टाइम पे छोड़ी गई थी, और वो केसेस जो उसके खिलाफ शुरू हो सकते थे अगेंस्ट द डिसीज्ड मे बी टेकन अगेंस्ट द ऑफ द डिसीज्ड। इन दिस सेक्शन लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स अ पर्सन। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द, यानी लॉ से मुराद है पाकिस्तान का जो इस्लामिक लॉ है उसके मुताबिक जो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अब कौन कौन है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, कौन है, वो हमारे लिए बहस नहीं है, वो हमारे स्कोप से बाहर है। तो ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। हाइब्रिड में फोर्थ रो में बातें करने की बजाय लिख लेना जो मैंने लिखा है पहले, लिख लें जो मैंने लिखा है पहले, फिर अपनी बातें बाद में क्लास के। हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। who enter middles with the state of deceased person। आप सही बना लेना जब पढ़ाना शुरू करोगे। गलतियां निकाल रहे हैं, सर की बनाई हुई चारपाई में गलतियां निकाल रहे हैं, क्या करें इस बंदे का। अच्छा, टप 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 टप। अंकल आप इतना क्यों रो रहे हैं? इसने आके पूछा, अंकल व्हाट हैपेंड? ठीक है हमारे वाले साहब गए इस दुनिया से, बट व्हाट हैपेंड टू यू माय अंकल माय गाय, व्हाट हैपेंड टू यू? आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा तू परा हट, मैं पूछना। अम्मी ने दोनों को वापस बुला लिया, मैं जरा जाके पूछनी। नहीं 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 अम्मी आप ठहरे, मैं आपके बाल अच्छा सॉरी भाई, इट वाज ऑल अनइंटेंशनल। तो कई दफा जब जायदाद तकसीम हो रही होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिला वजह इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं, और इन्होंने कहा कि जी मैं तो आपका चाचू हूं। ओ आमी अम्मी, डैडी ने तो हमें बताया हुआ था कि हमारा भाई मर गया हुआ है। इसमें क्या हंसने वाली बातें हैं? अम्मी व्हाट इज दिस, आप जिंदा होकर दोबारा आ गए हैं? नहीं बेटा आपके अब्बू को भूलने की बीमारी थी। अच्छा, तो जो लोग इस तरह पंगा लें, इनका मकसद होता है कि इसकी जायदाद के अंदर कुछ ना कुछ हिस्सा लेना है। तो ठीक है, हमारा अल्लाह कहते हैं बेटा तू भी आजा, तू भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। हु इंटरमीडियल्स विद द स्टेट ऑफ बेजा मुदाखलत, क्या कहते हैं अंग्रेजी इसको? अनड्यू इंटरफेरेंस। पता नहीं आप लोगों को ऐसे अंग्रेजी आप लोग बता दिया करें मुझे, उर्दू मेरी तरफ से। क्या कहते हैं बेजा मुदाखलत को आप लोग अपने इलाकों में? इंटरफेरेंस। टांग अड़ाना, पंगे लेना।
पंगा इज नॉट चंगा। चचा ने चचे को चांदनी चौक में इतना ना आगे होके बोल। जी नहीं, आपको नहीं पता क्या हुआ था? चचा ने चची को चाचा ने चच्ची को चांदनी चौक में चांदनी चौक में चीनी के चम्मच से चीनी के चम्मच से चांदी के चम्मच से अच्छा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को। भाईजान आप कौन से इलाके से आए हैं? चचा ने चची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। चटनी चटाई। ठीक है, बहरहाल इस पे कोई ऐसी कबाहत वाली बात नहीं है, गाड़ी में बैठे हुए थे ये, जाहिर बात है पब्लिकली तो ऐसा। अच्छा, पॉइंट 4 तो पॉइंट 2 वो हो गया जो बेजा मदाखलत करता है किससे? देख लिया मोबाइल चलाइए तो बहुत अच्छा टाइम मिल जाता है मोबाइल देखने का बच्चों को। हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड, तो जो स्टेट ऑफ डिसीज से पंगे ले उसको भी हम क्या करार दे देंगे? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। चलें इसको जरा गायब करें थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये शादीशुदा है, इसके भी आगे बस क्यों मेरी क्लास में बात दो। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि बिल फर्ज अगर ओ वेट ये बिल फर्ज अगर दौराने केस ये भी मंजी पे चढ़ गया तो फिर ऐसी सूरत में ये भी इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। फिर बोलें ये भी इसके रिप्रेजेंटेटिव, छोटे ने मिला तो ये भी इसके लीगल। ठीक है जी, तो अगर दौराने केस इनमें से भी कोई चल बसा, चल तो कोई भी बसता है, तो इनमें से भी कोई चल बसा तो फिर इनके जो बचे हुए हैं वो इस ओरिजिनल मरे हुए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। ऑन होम जायदाद शिफ्ट हो जाए, ऑन होम जिन पर जायदाद शिफ्ट हो जाए, ऑन द डेथ ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव को भी मार दिया उसने। थोड़ी देर के लिए जरा ऐसे कर लें, अब उठाएं साथ वाले को, वापस आ जाएं, वापस भाईजान वापस। ऑन होम द स्टेट बोले शिफ्ट्स ऑन द डेथ ऑफ इफ द रिप्रेजेंटेटिव इज बीइंग सूड इन अ, अगर रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ केस चल रहा था और केस चलते चलते वो खुद चल बसा, तो फिर ऐसी सूरत में उसके बचे हुओं के खिलाफ केस चलाया जाएगा। बहरहाल इस अंग्रेजी को पढ़ के आए, कल इंशाल्लाह इसको दोबारा डिस्कस करते हैं। बच्चे अक्सर कहते होते हैं इसको रिवाइज करा दें, इसको कल इंशाल्लाह रिवाइज करेंगे। भाई पढ़ पढ़ के लुट मचा रहे हैं या लुट मचाने के बाद घर जाके पढ़ते हैं? पढ़ पढ़ के लुट मचा रहे हैं, माशाल्लाह, तो जबरदस्त। कितने लोगों ने इसके बाद साथ साथ पढ़ना शुरू कर दिया रोजाना का रोजाना? कोई है ऐसा एक दो क्लास में? माशाल्लाह, ये पहले दिन तो सारे थे,
जी जिस तरह याद करें, जिस तरह मैंने बताया था सुबह सुबह, कल दोबारा बता दूंगा आपको, उसी तरह याद करना जिस तरह मैंने कहा था। ये तो है, अब सीए शुरू कर दिया, यानी कि आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि सर आप हमें बुलाने आए थे कि सीए करो। आप लोग खुद ही आए हैं सारे माशाल्लाह। कोई है ऐसा जिसको मैंने कहा सीए, सड़क पे जा रहा हूं मैंने कहा सीए आ जाओ सीए करा लो? ख्वाब में आए थे कोई अच्छी सी काम में देख लेंगे। अच्छा